हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 9 स्टार्ट कर दिया था और ये आज इस अध्याय पर भाग 4 यानी कि 4th वीडियो है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम क्या है? बल एवं गति के नियम। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या समझेंगे बच्चों? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। जो पिछली वीडियो थी वहां पर हम लोगों ने पहला नियम समझ चुके थे। आज हम लोग न्यूटन का गति का दूसरा नियम समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस क्या होती है। डेली लाइफ में हम लोग दूसरा जो नियम है वो कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। फिर अंत में हम लोग बच्चों क्या समझेंगे, इनके ऊपर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि बल तथा संवेग के बीच संबंध को न्यूटन के गति के दूसरे नियम में व्यक्त किया जाता है। देखो बच्चों, जो हमारी पिछली वीडियोस थी वहां पर हम लोगों ने समझा था कि बल क्या होता है और फिर हम लोगों ने ये भी समझा था कि संवेग यानी मोमेंटम होता क्या है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम समझेंगे तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि संवेग आखिर होता क्या है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जब बल और संवेग की बात करते हैं तो ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है वो कौन बताता है हमें? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट, बल और संवेग के बीच में क्या संबंध है वो कौन हमें बताएगा? न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट देखिए, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में होता है जिसमें बल प्रभाव डालता है। तो अगर बच्चों अगर हम लोग न्यूटन के एक दूसरे नियम की बात करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि अगर हमें किसी भी वस्तु पर जो बल है वो निकालना है कि कितना प्रभाव डालना है, तो वो कैसे निकलेगा? जो भी संवेग में परिवर्तन होगा वो हमें क्या बताएगा कि बल के कितने अनुपाती है वो। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि बल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। ठीक है, उसकी अगर हमें दर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? संवेग में परिवर्तन और लिया गया समय। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें इतना समझ में आ गया है कि जब भी हमें किसी वस्तु के बल और संवेग के बीच में संबंध निकालना है तब वो हमें कौन बताएगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि बल जो होता है किसके समान अनुसार होता है? संवेग में परिवर्तन। और यहां पर संवेग है क्या बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम, जो हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अब इसी को बच्चों हम लोग किसी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपके पास, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक वस्तु है। ठीक है बच्चों, और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m, और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है बच्चों? u। कितना रखते हैं हम लोग? u। और बच्चों इसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, संवेग है, वो कितना होगा? m u। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि जब भी हम लोग संवेग निकालेंगे तो उसका वेग और द्रव्यमान को हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास वस्तु क्या हो गई? एक वस्तु थी है जिसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? m, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? u, और प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? mu। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि इस पर समय t समय तक कोई एक बल लग रहा है और बल क्या है? वो F, और उसका जो फिर अंतिम वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? v, और फिर इसी के अनुसार जो अंतिम संवेग होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? mv। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हमारे पास अब एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? u, उसका प्रारंभिक संवेग कितना हो गया? mu, और उस वस्तु पर हम लोगों ने कोई बल लगाया है F, कितने समय तक?
t समय तक, और फिर उसका अंतिम वेग कितना हो गया v, और अंतिम संवेग कितना आ गया mv। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग दूसरे लॉ के हिसाब से, दूसरे नियम के हिसाब से इसको करते हैं तो हमारे पास जो f होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, संवेग में परिवर्तन। और संवेग क्या हमारे पास, mu और mv। तो अगर इसमें परिवर्तन निकालना है तो क्या आ जाएगा, mu माइनस mv, और नीचे क्या आता है, लिया गया समय। और देखो समय कितना है बच्चों, t। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, समीकरण बना है, वो क्या है, f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mu माइनस mv अपॉन t के। अब बच्चों अगर हम लोग इसमें से m कॉमन ले लें तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन। अब f था, m को हमने कॉमन ले लिया तो u माइनस v बटे t। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हमको पता है कि ये जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, F इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारा सेकंड नियम था वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, जहां पर F क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स यानी कि बल, m क्या है हमारे पास, मोमेंटम यानी कि संवेग, और a क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्लियर है बच्चों। तो हम लोगों ने ये समझा कि जब भी हम लोग सेकंड लॉ की बात करते हैं तो वो हमें किस किस के बीच में बता रहा था संबंध, बल और संवेग के। तो हम लोगों ने जब पढ़ा तो फोर्स का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, संवेग में परिवर्तन के, और नीचे क्या आता है, लिया गया समय। लेकिन हम लोगों ने जो वस्तु ली है उसमें हम लोगों ने चेंज भी कर दिया संवेग में, तो जो चेंज आया, परिवर्तन आया, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए। तो ठीक है बच्चों, इसको जो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो अंत में हमारे पास क्या निकल कर आता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर यानी द्रव्यमान के ऊपर भी, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के ऊपर भी। ठीक है बच्चों हम लोगों ने अभी समझा कि जो फोर्स होता है यानी बल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बोल सकते हैं कि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान और गुणा त्वरण के। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अतः वस्तु पर प्रभाव डालने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान बल के प्रभाव से वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने अब यह समझा कि जो भी हमारा बल था वो किसके डायरेक्टली आ गया है, प्रोपोर्शनल समानुपाती आ गया है m इंटू ए के, यानी कि द्रव्यमान के भी और त्वरण के भी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग यहां से समानुपाती हटा देते हैं तो यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, एक कांस्टेंट के यानी कि स्थिरांक के। तो बच्चों अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या बना है, F इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है बच्चों SI मात्रकों में स्थिरांक k का मान कितना होता है, 1। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। तो बच्चों अब हमारे पास जो बल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो समझा है वो ये समझा कि जो बल होता है, जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या बताता है, बल और त्वरण के बीच में तो हमें बता ही रहा है, इसके साथ साथ बल और संवेग के बीच में क्या संबंध होते हैं वो भी हमको कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बच्चों। अब बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो क्या था कि जो बल होता है वो किसके गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब मैं इसी समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ए जब यहां आ जाए यानी त्वरण यहां आ जाए तो बल बटे द्रव्यमान। तो अब यहां पर हम लोग इस समीकरण से समझते हैं कि क्या क्या अर्थ निकलता है। तो देखो बच्चों, त्वरण बल के समानुपाती होता है। अब जो यहां पर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, किसके समानुपाती आ रहा है, त्वरण बल के। तो यहां पर बल और त्वरण क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। लेकिन अगर मैं बच्चों त्वरण की और द्रव्यमान की बात करता हूं तो यहां पर बच्चों जो त्वरण और द्रव्यमान है वो विरुद्ध क्रमानुपाती है, यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इससे क्या हमारे पास बच्चों निकल कर आता है कि अगर मान लो बच्चों हमारे पास किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कम है तो यहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, वो ज्यादा होगा। और किसी वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान है, वो ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्वेश्चन आया ये आपके पास कि किसी भी एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो बताइए कि उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखो बच्चों एक दूसरे के इन्वर्सली है, तो ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, और अगर ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग ये पूछें आपसे कि आपके पास दो वस्तु हैं और उन दोनों का जो वजन है, जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, एक का द्रव्यमान कम है और एक दूसरे का द्रव्यमान ज्यादा है, तो बताइए किस वस्तु को हम लोग बल द्वारा आसानी से खींच सकते हैं, ढकेल सकते हैं। तो देखो बच्चों जिसका मास यानी कि द्रव्यमान कम होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो आसानी से ढकेल पाएंगे हम लोग। तो मास या द्रव्यमान कम हुआ तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, त्वरण ज्यादा हो गया, तो हम लोग उसे आसानी से खींच पाए। लेकिन जैसे ही द्रव्यमान ज्यादा हो गया उसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कम हो जाएगा और हम लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन तब भी हम लोग उसे आसानी से खींच नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं कि बल का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। क्या होगा बच्चों, न्यूटन। अब देखो बच्चों एक न्यूटन की बात करते हैं हम लोग। न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर जब प्रभाव डालता है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि बच्चों देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समीकरण क्या था, F किसके गुणनफल के बराबर होता है, m × a यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के। अब यहां पर जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 kg, और यहां पर हमारे पास जो त्वरण है वो कितना है, वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 न्यूटन। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर हो गया किसके गुणनफल के, 1 kg द्रव्यमान के और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के। यही वो बताना चाह रहा है, वो किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर जब प्रभाव डालता है तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि बल का जो SI मात्रक है वो क्या है, न्यूटन, और 1 न्यूटन को आप हमें परिभाषित कीजिए, तो ये आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो दूसरा हमारा नियम होता है न्यूटन का, वो हम लोग कैसे समझते हैं कि जब भी हमें बल और संवेग के बारे में हमें संबंध जानना है तो वो कौन बताएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसके साथ साथ फोर्स यानी कि बल और त्वरण में हमें संबंध जानना है तब भी कौन बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है बच्चों। तो अब इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर कोई वस्तु भारी है तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, हल्का होगा, और अगर कोई वस्तु हल्की है तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है वो ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों ने दूसरा नियम तो समझ लिया, अब जो दूसरे नियम के हमारे डेली लाइफ में हम लोग कैसे कैसे उसको यूज करते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग हैं, वो हम लोग समझेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों हमारे जो डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, अब देखिए बच्चों जो हमारी डेली लाइफ में जो यूज होने वाले एप्लीकेशन है वो कौन कौन से हैं। देखो पहला क्या है, क्रिकेट गेंद कैच करना यानी कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर कैसे जो है न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो कैसे अप्लाई होता है। तो देखो बच्चों जब भी हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और हमारे पास कोई कैच आया, तो जब हम लोग से कोई बॉल को कैच करते हैं तो हम लोग अपने हाथों को थोड़ा पीछे लेते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, तो देखो जब हमारे पास कोई गेंद हमारी तरफ आ रही है और उसे हमें कुछ उस गेंद को पकड़ना है तो क्या होगा बच्चों, वो जो गेंद है उसकी जो स्पीड है उसमें जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा है। जो गेंद है उस गेंद में बच्चों जो मोमेंटम है यानी कि संवेग है वो क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत तेजी से आ रही है हमारी तरफ। अब अगर मान लो आपके पास कोई बॉल आई, आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे अचानक से फेस पर या बॉडी पर आकर के बॉल लगती है तो वहां पर हमें चोट बहुत ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि हम लोग उसी जगह पे खड़े हुए थे और वो बॉल आकर के डायरेक्टली हमारे को लग गई। अब अगर हमारे पास कैच करने वाली बॉल आ रही है, हम उसे कैच करते हैं तो हम लोगों ने अपने हाथों को थोड़ा पीछे रखा। अब इससे हुआ क्या बच्चों, जब हमारे पास जब हम लोग किसी गेंद को कैच करते हैं तो हम लोग उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो बच्चों जो गेंद है उसका जो मोमेंटम या संवेग है वो बहुत ज्यादा अधिक है। अब अगर आपको बॉल को रोकना है तो इसका जो संवेग है वो हमें कितना करना पड़ेगा, 0 यानी कि 0। जब तक वो 0 नहीं होगा वो गेंद रुकेगी नहीं, और वो रुकनी कब है, जब वो हमारे हाथों में आ जाए। अब होगा क्या बच्चों,
अगर मान लो बच्चों आप लोगों ने जैसी बॉल आई और अपने हाथों को आपने पीछे नहीं कराए तो क्या होगा कि जैसी वो बॉल आपके हाथों पर आकर लगेगी आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा अधिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण आपको हाथों पर चोट लग सकती है। लेकिन अगर आपने अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लिया है, धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेके गए, तो क्या होगा जब वो बॉल आपके पास आ रही है तो उसके पास आपके हाथों में जब वो टच हुई तो वहां पर आपके पास ज्यादा समय मिल गया है, गेंद को भी ज्यादा समय मिला है। और यहां पर समय बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि उस गेंद को अपना संवेग जीरो करने के लिए अधिक समय मिल गया है। जब आपके पास हाथ यहां पर थे तो बॉल यहां पर आएगी, आपने हाथ थोड़े पीछे कर लिए तो बॉल पीछे आएगी। इसमें क्या हुआ कि जो भी हमारा अधिक समय लगा है वो कहां पर यूटिलाइज करेंगे हम लोग, मोमेंटम को जीरो करने के लिए। ठीक है बच्चों, यहां पर उसे अधिक समय मिल गया। और ये अधिक समय का फायदा क्या होगा कि जब वो बॉल आपके पास आएगी, आपके हाथों पर टकराएगी, तो वहां पर जो फोर्स होगा वो कम यूटिलाइज होगा, वहां पर जो है फोर्स जो निकलेगा वो कम निकलेगा, जिसके कारण आपके हाथों पर जो चोट लगने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे और जो लगेगी वो बहुत थोड़ी सी ही चोट आएगी। ठीक है बच्चों, या थोड़ा सा ही पेन होगा। लेकिन अगर आप अपने हाथों को पीछे नहीं लेकर जाते और डायरेक्टली उस बॉल को कैच करते हो बिना हाथ पीछे ले जाए, तो वहां पर जो होगा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा था और जो मोमेंटम था वो एकदम से जीरो होगा। वो पहले तो धीरे धीरे हो रहा था लेकिन वहां पर एकदम से जीरो हो जाएगा और आपके हाथ पर जो है फोर्स ज्यादा निकलेगी, जिसके कारण आपके हाथों पर चोट लगने के कारण भी जो चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं उच्च कूदक का प्रकरण, यानी द केस ऑफ अ हाई जंपर। अब बच्चों कई बार हम लोग जब गेम देखते हैं तो जो प्लेयर है वो ऊपर गया और फिर ऊपर जंप करके नीचे आया। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर, ये भी जो है किसका नियम है, दूसरा नियम जो है प्रयोग करता है। अब बच्चों हुआ क्या, जब भी कोई प्लेयर है और वो हाई जंप करता है और वो नीचे आ रहा है तो उसके नीचे हम लोग जो है कोई गद्दे या फिर कोई मिट्टी जो होती है वो बिछा देते हैं, ताकि उसको जो प्लेयर नीचे आ रहा है उसको चोट ना लगे। अब ऐसे क्या होता है कि हम लोग उस गद्दों के कारण, उस मिट्टी के कारण उस प्लेयर को ज़्यादा चोट या जो चोट है वो बहुत कम आती है। अब ऐसा बच्चों क्या होता है कि जब हम लोगों ने नीचे वहां पर कोई गद्दे बिछा दिए या मिट्टी लगा दी तो प्लेयर जो होता है वो सेफ लैंडिंग कर पाता है। देखो बच्चों हुआ क्या, जब वो प्लेयर जो है जंप करता है और नीचे आता है तो वहां पर जब वो नीचे आएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई जमीन होगी नीचे की तरफ। अब जैसे ही वो इस पर टच होगा, ठीक है, तो वहां पर जो उसका मोमेंटम था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी शून्य। जब वो नीचे आएगा तभी तो वो उसका मोमेंटम जीरो होगा और जैसे ही वो जीरो होगा यानी कि वो अब रुक गया। अब बच्चों अगर मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, जमीन पर हम लोगों ने कुछ नहीं बिछा रखा है, ना तो वहां पर मिट्टी है और ना ही हम लोगों ने कोई कुशन या फिर कोई गद्दे लगा रखे हैं, तो वो डायरेक्टली इससे लिंक कर जाएगा, डायरेक्टली उस पर आकर गिरेगा। तो वहां पर जो चांसेस होंगे, मोमेंटम जो होगा वो एकदम से जीरो पर आएगा और उसको जो चोट लगने के आसार होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर गद्दे लगा दें या मिट्टी लगा दें तो क्या होगा बच्चों कि जो बॉडी है उसकी, जब वो नीचे आ रही है और जैसी जमीन से टकराने वाली होगी तो वो एकदम से इस शून्य पर नहीं होगी, उसको जो है अधिक समय मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी और जो गद्दे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो वो जब आएगा, उससे टकराएगा तो उसको अधिक समय मिल जाएगा अपना मोमेंटम जीरो करने के लिए, जिसके कारण उसको जो चोट है वो बहुत कम लगती है। ठीक है बच्चों, अगर वो डायरेक्टली आता तो वहां पर एकदम से उसका जो मोमेंटम है या संवेग है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन कुशन और जो मिट्टी है वो सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण उसको अधिक समय मिलता है और उसी के कारण वहां पर क्या होगा, वो सेफ लैंडिंग कर पाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग तीसरा अनुप्रयोग। वो क्या कहता है, कारों में सीट बेल्ट का प्रयोग, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स। अब देखो बच्चों, आप लोग जानते हो जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और अचानक से ब्रेक लगते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है। अब जब वो हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है और गाड़ी रुक गई है तो हमें भी तो अपने आप को, जो हमारा मोमेंटम है, संवेग है, उसको भी तो क्या करना है, जीरो करना है। अब अगर बच्चों ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोग जो है वो शीशा तोड़कर, कांच तोड़कर आगे निकल जाएंगे उस गाड़ी के। अब हमें क्या करना है, जब गाड़ी रुक गई तो हमें भी अपनी बॉडी को जीरो पर लेकर आना है। लेकिन अगर हम लोग बच्चों एकदम से लेकर आएंगे तो हमारी बॉडी में चांसेस हैं कि वो झटका आ जाए या फिर हमें पेन या जो हमारी चोट है वो ज्यादा लगे हमको। लेकिन अगर बच्चों हम लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी है तो क्या होता है, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं अचानक से तो हमारी बॉडी आगे मूव हुई, लेकिन उस सीट बेल्ट के कारण वो बहुत ज्यादा आगे तक मूव नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो जो सीट बेल्ट है उसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेचेबल होता है वो, तो वहां पर वो हमारे बॉडी को एडजस्ट करता है, हमें थोड़ा सा टाइम अधिक दे देता है कि हम लोग
अपने मोमेंटम को जीरो लाकर रख सके। ठीक है बच्चों, तो यानी संवेग के लिए जीरो करने के लिए हमें अधिक समय मिल जाता है। यही कारण होता है कि जो बोला जाता है कि आपको जब भी गाड़ियों में बैठो तो आप सीट बेल्ट लगाओ, वरना क्या होगा कि जैसे ही आपने ब्रेक लगाए तो आपकी बॉडी जो है अचानक से आगे की तरफ मूव कर जाएगी और आपको जो बॉडी अपनी जीरो पर करनी थी जब गाड़ी रुक रही है उस टाइम पर, लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे, जिसके कारण आपको चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो आपको अधिक समय मिल जाता है अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसको जीरो पर लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ हमारे अनुप्रयोग जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और वो किस पर बेस्ड थे बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों हम लोग प्रश्न हल करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, 6 केजी द्रव्यमान के एक गेंद में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यहां पर बच्चों देखो हमको निकालना क्या है? बल। और हमको दे क्या रखा है? द्रव्यमान कितना दे रखा है? 6 केजी। और हमको त्वरण दे रखा है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है कि जो बल होता है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, हम लोग यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो द्रव्यमान कितना है? 6 केजी और त्वरण कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है बच्चों हमारे पास? बल। अब लेकिन जो बल होता है बच्चों उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहां पर हमारे पास जो उत्तर आ गया है वो कितना आ गया है? बल कितना होगा बच्चों? 30 न्यूटन। तो बच्चों 6 केजी द्रव्यमान के एक गेंद में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी? 30 न्यूटन की। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान था ये तो। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक कार के चाल समय ग्राफ को दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ग्राफ दे रखा है जो किसका है? चाल का और उसके समय का। ठीक है बच्चों, कार का भार कितना है? 1000 केजी। ठीक है बच्चों, अब हमें पहला प्रश्न क्या बोलता है, वो प्रथम 2 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी वो हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम लोग देखते हैं प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी, तो देखो बच्चों अगर हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो क्या हो जाएगी? रेखा AB और समय अक्ष के भीतर का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या आएगा? रेखा AB और समय अक्ष के भीतर का क्षेत्रफल। वो हमें क्या बताएगा कि प्रथम 2 सेकंड में कार कितनी चल गई है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या निकल के आता है? त्रिभुज AB2 का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है A, B और 2 देख सकते हैं जैसे कि आप पिक्चर में, तो वो क्या जाएगा? त्रिभुज AB2 का क्षेत्रफल। अब बच्चों हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें पता है बच्चों कि आधार यहां पर कितना है? 2, और हमारे पास ऊंचाई कितनी है? 15। तो हम लोगों ने रख दिया आधार 2 और ऊंचाई 15, और यहां पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 15 मीटर। यानी कि बच्चों उसने प्रथम 2 सेकंड में कार द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी होगी? 15 मीटर। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 1 सेकंड के भीतर कार को रोकने के लिए 5 सेकंड के अंत में कितना ब्रेक बल लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि अब हमें गाड़ी को रोक रहे हैं तो वहां पर हमें बताना है कि ब्रेक बल कितना लगाया गया होगा। तो देखो बच्चों ब्रेक लगाने वाले बल की गणना हमें करनी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब वो जो बताएगा वो अब जो हमारे पास बल होता है बच्चों वो क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणनफल त्वरण के, यानी कि द्रव्यमान यानी कि m और त्वरण यानी कि a। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अंतिम 1 सेकंड में जो त्वरण है वो किससे हम लोग निकाल सकते हैं? रेखा CD की प्रवणता से। ठीक है बच्चों, जो रेखा हमारी CD जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? अंतिम 1 सेकंड में त्वरण निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो रेखा CD की प्रवणता होगी बच्चों, अगर फिगर में देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? लंब बटे आधार। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो लंब कितना आ रहा है? 15, और आधार कितना आ गया बच्चों? 1। क्लियर है बच्चों, क्योंकि अंतिम 1 सेकंड में निकालने हम लोग, तो यहां पर सीधा सीधा जो हमारे पास त्वरण आ जाएगा बच्चों वो क्या हो गया? 15
15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों मैंने जो लास्ट वीडियोस आपको पढ़ाई थी वहां पर हमने बताया था कि अगर हमारे पास त्वरण कम हो रहा है तब उस पर हम लोग क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि अब वो त्वरण कम होता जा रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ही क्या होगा कि गाड़ी अब रुकने वाली है, तो त्वरण के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहां पर त्वरण कितना हो जाएगा अंतिम 1 सेकंड में, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमें बल का फॉर्मूला पता है, समीकरण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा 1। अब हमें द्रव्यमान पता है कितना था बच्चों, 1000, और हमें अभी ये निकाला कि अंतिम 1 सेकंड में जो त्वरण होगा वो कितना होगा, -15। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -15,000 न्यूटन। और ये माइनस में क्यों आया बच्चों, क्योंकि यहां पर जो गाड़ी है वो अब रुकने वाली है, इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, माइनस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के जो भी टॉपिक होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी जो 2 ही प्रश्न करे हैं वो आगे अगली वीडियो में हम लोग काफी सारे प्रश्न इस पर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले बच्चों सभी से निवेदन करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।